हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत की कहानी, एक राष्ट्र के जन्म की कहानी। इस राष्ट्र के जन्म में जिसने अहम भूमिका निभाई वह है ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश साम्राज्य। पर इससे पहले कि मैं इस शो की शुरुआत करूं, इसकी जो टैग लाइन है, पढ़ो, सीखो, समझो और उन्नति करो, ये विदेशी लोग ये विदेशी लोग दूसरे महाद्वीप से, यूरोप के दूसरे कोने से व्यापारी के रूप में आए। बहुत गौर से सुनो, तुम्हारे घर में 100 सदस्य, 300 कमरा और 4 व्यापारी तुम्हारे घर में आए और धीरे धीरे उन्होंने तुम्हारे पूरे घर पर कब्जा कर लिया। कब्जा ही नहीं किया, तुम्हारे घर के मालिक बन बैठे। ये बात तुम्हारे दिल में क्यूरियोसिटी नहीं पैदा करती कि कैसे यार? तुर्क आए, मुगल आए, ये तो बगल से आए, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, 7 समंदर पार, 7 समंदर पार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा कर रहे हैं। 7 समंदर पार, पहली क्यूरियोसिटी, ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी क्यूरियोसिटी, व्यापारी तीसरी क्यूरियोसिटी, किसी छोटे से राज्य पर नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप पर। क्या दिमाग रहा होगा, क्या सोच रही होगी, क्या विजन रहा होगा? नींव किसने रखी? क्लाइव ने। उस नींव को मजबूत किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने कैसे किया? रेवेन्यू व्यवस्था को मजबूत किया, आय के सोर्स को मजबूत किया। कैसे? परमानेंट सेटलमेंट, प्रशासन को मजबूत किया। कैसे? न्याय व्यवस्था को हायरार्की दी, सेपरेशन ऑफ पावर पर सिविल सेवा स्थापित की। कॉर्नवालिस। जो सबसे महत्वपूर्ण काम उसने किया, मैसूर को अपंग कर दिया। क्यों किया? हैदर अली ने एक नया राजवंश स्थापित किया। टीपू अपने युग से बहुत आगे। पिछली कहानी में मैंने आपको बताया कि उसने मैसूर को एक आर्थिक शक्ति बना दी, इकोनॉमिक पावर। फिर उसने मैसूर को एक प्रशासनिक शक्ति बना दी जिसमें डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स दिखाई पड़ते थे। डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स, प्रजातंत्र के तत्व, प्रजातंत्र के तत्व। उसने मैसूर को एक सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर बना दिया और उसमें भी यूरोपियन मॉडल की सेना, फ्रांसीसी मॉडल और नेवल बोर्ड। और सबसे बड़ी बात, टीपू का व्यक्तित्व, उदारवादी, आधुनिक। आज इस देश में लोग आधुनिकता को कपड़े से जोड़ते हैं, खाने से जोड़ते हैं। आधुनिकता विचारों में होती है। कपड़ा और खाना ये ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, भूगोल से। सहारा डेजर्ट में कोई सूट नहीं पहनेगा और ना टाई लगाएगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है इस देश में। इतनी शिक्षा लेने के बाद लोग कपड़े और खाने को या तो धर्म से जोड़ते हैं या कपड़े और खाने को आधुनिकता से जोड़ते हैं। दोनों बेवकूफी है। कपड़े और खाने का संबंध है भूगोल से, जिसको हम कहते हैं कल्चर। कश्मीर का आदमी नॉन वेजिटेरियन होगा ही होगा। पहाड़ है, ठंडक पड़ती है इतनी। असम और बंगाल का आदमी मछली खाएगा। राजस्थान रेगिस्तान का इलाका है, दक्कन पठारों का इलाका है। अब उत्तर भारत जो है
ये वेजिटेरियन अगर पूरी तरह हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जमीन इतनी उपजाऊ है, करेला ले लो, लौकी ले लो, भिंडी ले लो, क्या नहीं होता, साग ले लो। कपड़ा और खाना का संबंध भूगोल से है, भूगोल से, ज्योग्राफी से। ना तो इसका संबंध धर्म से है और ना ही इसका संबंध आधुनिकता से है। टीपू आधुनिक विचार का शासक, ट्री ऑफ लिबर्टी लगा रहा है। आज बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जैकोबिन क्लब का मेंबर बन रहा है, खुद को सिटीजन टीपू कह रहा है। अपने समय से बहुत आगे। अंग्रेजों को यह बात खटक गई कि यह आदमी डेंजरस बहुत है यार, इसका पिता भी डेंजरस था, यह भी डेंजरस है, तो बोले इसको मिटाओ, क्योंकि बाकी राजा तो कोई खतरा नहीं, जो पहले से मिटा हुआ है। तुम आईएएस की तैयारी करने आए हो, शराब पीते हो, तमाम नशा करते हो, 4 ठो गर्लफ्रेंड बना लिए हो, तुम्हें कौन मिटाएगा? तुम पहले से ही मिटे हुए हो। लेकिन जो आईएएस की तैयारी कर रहा है और उसकी एनसीईआरटी तैयार है, बेसिक्स तैयार है, सब कुछ तैयार है और 15-15 घंटा वो पढ़ रहा है, ये दुनिया मिटे हुए को नहीं मिटाना चाहती। बियर बार का आदमी अपने साथ बैठे हुए आदमी को मंदिर ले जाने की जिद भले ना करे। कोई नहीं चाहता कि बियर बार के आदमी को मंदिर ले जाया जाए, लेकिन बियर बार वाला आदमी चाहता है कि किसी तरह से मंदिर वाले आदमी को बियर बार बुला ले। समझना इस बात को, इस लाइन पे ध्यान देना। बियर बार में जो बैठा हुआ है ना, उसकी जिंदगी की उपलब्धि है। इसीलिए समाज में जो लोग बहुत अच्छा बन के रहते हैं, उनके पीछे सब पड़ जाते हैं। उनको अनजाने में यह बात पता नहीं चलती। क्यों? अगर आप शराब नहीं पीते होंगे या नहीं पीती होंगी, तो आपको शराब पिलाने के लिए पूरा समाज टूट पड़ेगा, हर तरह से समझाएगा, स्ट्रेस दूर होता है। और अरे आजकल तो फैशन है, फैशन गोबर खाने का हो जाए तो खाओगे? जीवन इसीलिए तो चुनौती है। और जीवन की चुनौती क्या है? सब कहते हैं अच्छा काम करो, कोई करने दे तब ना, करके देखो अच्छा काम, और अच्छा काम करो, 4 लोग तुम्हारा नाम लेने लगेंगे। वही जो लोग कह रहे थे अच्छा करो, वही तुम्हारी कहानियां सुनाने लगेंगे, वही तुम्हें बदनाम करने लगेंगे। ये बड़ी अजीब सी दुनिया है, बड़ा अजीब सा समाज है। यहां संतों को लोगों ने पत्थर मारे हैं, डाकुओं को कभी नहीं मारे। ये बड़ा अजीब सा समाज है। संत को बोल देगा इतनी हट्टी कट्टी शरीर है, काम क्यों नहीं करते? डाकू को नहीं कहेगा। इसलिए तुम देखो, इस समाज में संत बनने की इच्छा अब सबकी नहीं है, अब डाकू बनने की इच्छा है। बुद्ध के समय सन्यासी बनना कितनी बड़ी बात रही होगी, कितना समाज में स्वीकृति रही होगी। आज सबको बाहुबली बनना है, सबको एक ड्रीम है, एक एवरेज युवा की ड्रीम है, यूपी, बिहार, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया की बाहुबली बनेंगे। क्योंकि बाहुबलियों की इज्जत है। युवा किसको फॉलो करता है? जिसकी इज्जत है। आज वो देख रहा है चारों तरफ बाहुबलियों की इज्जत है, कहने की जरूरत ही नहीं, कहने की जरूरत ही नहीं। वो देख रहा बाहुबलियों की इज्जत है, सम्मान है, नेता बन रहे, विधायक, सांसद, मंत्री। तो वो पागल है जब वो जानता है कि संत बन के धक्का खाना है। ये समाज आदर्श क्रिएट करता है, समाज। टीपू अपने युग से बहुत आगे चल रहा है, बहुत आगे।
अंग्रेजों को लग गया कि बाकियों को तो हराना इतना आसान नहीं, सब मरे हुए हैं। मैंने कहा ना 18वीं शताब्दी में 2 ही 4 राजा थे, राजा राम वर्मा, मार्तंड वर्मा, सवाई राजा जय सिंह, बस 2-4 नाम थे। महादजी सिंधिया, टीपू सुल्तान, ये 2-4-5 नाम थे जो होश में थे, बाकी सब बेहोश। सब सादत खान बुरहानुल मुल्क, अवध का नवाब, करनाल में नादिर शाह से कहता है कि दिल्ली चलो, तुमको खूब पैसा दिलवाएंगे। सोचो, हमको वजीर बनवा देना। सोचो इस देश के लोगों की हालत। कहा खूब पैसा, 40-50 लाख रुपया दिलवाएंगे। उसने कहा ठीक, वो आ गया दिल्ली। जितना वादा किए थे उतना मिल ही नहीं पाया। अपने हित के लिए अपना ही घर लुटवा दिया। सादत खान बुरहानुल मुल्क, अवध के नवाब। यह मानसिकता है। क्या बनना है? वजीर बनना है। दिला नहीं पाए। जितना पैसा कहे थे उसका आधा भी नहीं हो पाया। समझ गए कि अभी तो मारेगा पटक के, तो सादत खान बुरहानुल मुल्क ने आत्महत्या कर ली। पढ़ना इतिहास में। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए अपना ही घर लुटवा दिए। यह तो मानसिकता है। तो वो जो 5-6 शासक होश में थे 18वीं शताब्दी में, उसमें एक आदमी था टीपू। अंग्रेजों ने कहा यार इसको मिटाओ, इसको हटाओ, इसका विनाश करो किसी तरह से। अब टीपू एक शक्तिशाली राज्य का शक्तिशाली शासक। अंग्रेजों ने मराठा और निजाम से दोस्ती कर ली। समय किसका है? कॉर्नवालिस का। कॉर्नवालिस की बात चल रही है। कॉर्नवालिस समय किसका है? कॉर्नवालिस। अब टीपू को भड़काना था। टीपू के अंदर जो सबसे बड़ी कमी थी, इसको गुस्सा बहुत आता था, इंपेशेंट बहुत था ये। और जिसके अंदर इंपेशेंस और गुस्सा है, उसको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही मिट जाएगा। दुर्योधन उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। क्रोध, काम, लोभ, मोह, ये चारों तुम्हारे आज्ञा चक्र को बंद कर देते हैं। आदमी अपने थूक को नहीं चाट सकता, आदमी अपने पसीने को नहीं चाट सकता, दूसरा का काम क्रीड़ा में व्यक्ति दूसरे का बदन, सोचो कितनी बेहोशी पैदा करता होगा काम। सोच के देखो कितनी बेहोशी पैदा करता होगा काम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको पाप क्यों कहा गया? ये तुम्हारे आज्ञा चक्र को बंद कर देते, ताला लगा देते हैं। तुम क्रोधित हुए, ये बंद। और जब ये बंद, विचार खत्म। उस फिट में तुम कुछ भी कर जाओगे। या तो खुद को नुकसान करोगे, आत्महत्या कर लिए, जहर खा लिए, या दूसरों को नुकसान करोगे, लेकिन करोगे जरूर। और जब वो ताला खुलेगा, क्रोध खत्म होगा, तब तुम्हें याद आएगा कि ये क्या कर डाले यार, बहुत खतरनाक चीज क्रोध। और इन चारों को जीतने का बस एक ही साधन है, ध्यान। ध्यान, और कोई तरीका ही नहीं। दबाओगे किसी दिन फटेगा, वो ज्यादा खतरनाक होगा। काम को दबाओगे, फटेगा किसी दिन। क्रोध को दबाओगे, फटेगा, फिर तो और खतरनाक हो जाएगा। ये सब कोयला है, इसको ध्यान का तापमान दे दोगे, हीरा बन जाएगा। यही सारी शक्तियां तुम्हारे अधीन हो जाएंगी, तुम्हारे लिए काम करेंगी। ध्यान। मैं इस देश के सभी नागरिकों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, 5 मिनट ध्यान करो, लेकिन शुरू करो। सिर्फ ध्यान करने से इस देश की गरीबी खत्म हो जाएगी। आपको बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट लगेगा कि अरे यार ये क्या यार, अरे बस रहे दो भैया, अब ध्यान करने से गरीबी खत्म हो जाएगी, आवश्यकताएं खत्म हो जाएंगी।
अननेसेसरी आवश्यकता, तुम 400 रुपए की टी शर्ट में भी खुश हो, तुम्हारा तनाव खत्म हो जाएगा, बेचैनी खत्म। तुम बस ध्यान करो, जिस दिन इस देश का 80% आदमी ध्यान करना शुरू कर देगा, 5 से 10 साल लगेगा इस देश को महाशक्ति बनने में। सबके निर्णय अच्छे होने लगेंगे, सबका कर्तव्य अच्छा होने लगेगा। ध्यान, ये देश, ये समाज, यहां के लोग अगर बचेंगे तो ध्यान से ही बचेंगे। इसको गुस्सा बहुत आता था टीपू को। और मैसूर के बगल में एक राज्य था ट्रावनकोर, जिसको तुम आज केरला कहते हो। और ट्रावनकोर ने क्या किया कि कोचीन का एक इलाका था जाइकोटाई, उसको डच को बेच दिया, डच को। अब तुम्हारी कार, तुम मुझसे घर मिलने आए हो मेरे घर, और तुम्हारी कार बिना तुमसे पूछे मैंने किसी तीसरे आदमी को बेच दी, तो तुम नाराज तो हो गई। टीपू नाराज हो गया कि मेरी टेरिटरी, कोचीन मेरा इलाका है, मुझसे पीछे बिना तुमने डच को कैसे बेच दिया। और टीपू ने आओ देखा न ताओ और ट्रावनकोर पर हमला कर दिया। और जैसे ही ट्रावनकोर पर हमला किया, ट्रावनकोर की सेना की तरफ 3 लोग खड़े थे, कॉर्नवालिस, मराठा, निजाम। उत्तेजना में कुछ मत करो। एक शब्द को पकड़ लो, उत्तेजना। इसमें पढ़ाई मत करो, इसमें प्रेम मत करो, इसमें पूजा मत करो, इसमें लड़ाई मत करो, उत्तेजना। रतिशंकर शुक्ला को देखो मिर्जापुर में। रतिशंकर शुक्ला और अखंडानंद तिवारी में सबसे बड़ी डिफरेंस क्या है? रतिशंकर शुक्ला में उत्तेजना बहुत है। हमारा इलाका है, हम चाहे मां की गाली दे और चाहे बहन की। क्यों दोगे मां बहन की गाली? लेकिन अखंडानंद को तुम देखो, जैसे वो गुड्डू को गुस्से में देखता है, शांत हो जाता है, कहता डेमोक्रेसी है, हर आदमी को निर्णय लेने का अधिकार है। अच्छी बात है। कितना बड़ा फर्क है अखंडानंद और रतिशंकर शुक्ला में। तुम दोनों पात्र को देखो, एक पात्र विषम परिस्थितियों में शांत, और एक पात्र विषम परिस्थितियों में उत्तेजित। हमारा इलाका है। तो देखो जो आदमी उत्तेजित है उसका क्या हाल हुआ, उसके घर में घुस के ठोक दिए लड़के। उत्तेजना में कोई काम मत करो यार। तुमको मैं ऐसे एग्जाम्पल्स देता हूं जो तुम देखते हो, फिर भी नहीं सीखते। कितनी बड़ी गलती कर दी टीपू ने, बिना आरएनडी किए ट्रावनकोर पे हमला। जब भी कोई छोटा व्यक्ति तुम पर हमला कर रहा है, या तो पागल है या उसके पीछे कोई खड़ा है। तो पागल से भी सीधे नहीं लड़ा जाता। रुको, वेट करो, आरएनडी करो, देखो पीछे कौन है। टीपू ने आओ देखा ना ताओ ट्रावनकोर पे हमला। तो ट्रावनकोर की सेना, मराठा की सेना, निजाम की सेना, कॉर्नवालिस की सेना, 4 सेनाएं एक तरफ, टीपू अकेला। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, बहुत मारे सब टीपू को, हार गया टीपू। आधा राज्य छीन लिए, जितना पैसा इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म करके इकट्ठा किया था, जुर्माना लगा दिया, सब पैसा निकाल लिया, अपंग कर दिया टीपू, अपंग। खजाना खाली, आधा राज्य गायब, अपंग कर दिया। और इसी अपंगता की अवस्था में वेलेस्ली आ गया। सब्सिडियरी अलायंस, उसने भारत के राजाओं से कहा सब्सिडियरी अलायंस साइन करो, जो हमारे साथ नहीं उसको हम खत्म कर देंगे। अरे टीपू ने कहा हम साइन नहीं करेंगे। डायलॉग मारा टीपू ने कि 100 साल कुत्ता बन के रहने से अच्छा एक दिन शेर बन के जियो। उसने कहा ठीक है, तुम एक ही दिन जियो। चौथा एंग्लो मैसूर वॉर 1799, टीपू खत्म। कॉर्नवालिस के बाद जो आदमी हिंदुस्तान आया वो था वेलेस्ली, 1798। अब वेलेस्ली जब भारत आया, उसको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था कि भारत की चारों तरफ घेरा बनाओ, सर्कल क्रिएट करो। बोले क्यों? अरे बोले वो नेपोलियन पैदा हो चुका फ्रांस में यार,
और नेपोलियन ब्रिटेन का सबसे बड़ा दुश्मन। इनको डर था कि नेपोलियन भारत के राजाओं से समझौता करके हमें तो उठा के फेंक देगा, तो घेरा बनाओ भारत के चारों तरफ। कंपनी ने कहा सबसे नहीं लड़ सकते। बोले लड़ने की क्या जरूरत है यार। वेलेस्ली ने कहा साहब हम जा रहे हैं साहब। वेलेस्ली ने कहा साहब हम जा रहे हैं, हम बनाएंगे घेरा बिना पैसे के। और वेलेस्ली भारत आया 1798। सब्सिडियरी अलायंस। पहले दौर में क्या किया, पहला फार्मूला भारत को जीतने का किंग मेकर। उस दौर में क्या किया, सारे निकम्मों को राजा बना दिया। दूसरा फार्मूला जीतने भारत को जीतने का सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि। जो भी भारत का राज्य दस्तखत करेगा वो ब्रिटिश सेना को अपने राज्य में रखेगा और खर्चा खुद देगा सेना का। ब्रिटिश रेजिडेंट को अपने राज्य में रखेगा और कोई विदेशी संबंध स्थापित नहीं करेगा। हमसे पूछे बिना तुम पड़ोसी से भी नहीं बोलोगे। हो गए गुलाम। सहायक संधि। दूसरा फार्मूला भारत को कब्जा करने का सहायक संधि। सहायक संधि में क्या होता था सब्सिडियरी अलायंस में, कि जो भारतीय राज्य सहायक संधि दस्तखत करेगा वो पहला काम ब्रिटिश सेना अपने यहां रखेगा अपने खर्चे पर। सेना कंपनी की, खर्चा राज्य का। वो ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगा अपने दरबार में। तुम मंजन करने भी जाओगे ना तब भी तुम्हारे पीछे जाएगा कि तुम कर क्या रहे हो। और तीसरा विदेशी संबंध खत्म। बिना कंपनी से पूछे कोई विदेशी संबंध नहीं बनाओगे। पहली दस्तखत किसने किया, निजाम ने। पुराने चेला थे। एक आदमी ने मना किया, एक आदमी ने, टीपू सुल्तान ने उसको मार डाला। साहब ने बिना पैसा खर्चा किए पूरे भारत में कंपनी ने घेरा बना दिया। इसको कहते हैं दिमाग। बहुत लोग रो रहे हैं बाहर, भैया हमारे पास पैसा होता तो हम आसमान में छेद कर देते भैया, हम कंधे पे हाथी बैठा लेते भैया, हम शेर के दांत गिनते भैया। तुम कुछ नहीं कर पाते। ये देखो ना कंपनी। ज्ञान सबसे बड़ा है दुनिया में। ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं। आज इस देश की परेशानी की सबसे बड़ी वजह क्या है, धन को सबसे बड़ा मान लिया। धन क्या है, आवश्यकता है, होना चाहिए। धन क्या है, आवश्यकता क्या है, शक्ति क्या है, ज्ञान। ज्ञान शक्ति है, धन आवश्यकता है। आज इस देश ने मान लिया कि धन शक्ति है, ज्ञान रहे चाहे भाड़ में जाए। देखो सब परेशान है। एक लाइन से उठा के देख लो, सब परेशान है। सब पैसे वाले एक से एक। मैं तो न जाने कितने नामों को जानता हूं, एक से एक। एक से एक लोग परेशान हैं क्योंकि उल्टे सिद्धांत पे जी रहे हैं ना। ज्ञान शक्ति है, धन आवश्यकता है। ज्ञान को बढ़ाओ। डॉक्टर अंबेडकर के टाइम पे बड़े पूंजीपति रहे होंगे, तुमको नाम याद है। लेकिन उस भारत में तुम्हें डॉक्टर अंबेडकर का नाम याद है। ज्ञान। तुम यार एग्जाम्पल पे ध्यान ही नहीं देते, तुम सुनने पे ध्यान देते हो। जिसके पास पैसा नहीं वो भिखमंगा है। कौन बोला तुमको? गांधी के पास नहीं है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो भिखमंगा है। जिसके पास पैसा नहीं है वो भिखमंगा नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान शक्ति है, धन आवश्यकता है। दूसरा फार्मूला वेलेस्ली ने लगाया, सहायक संधि। पहला फार्मूला किंग मेकर, सारे निकम्मों को राज्यों की गद्दी पे बैठाया गया। दूसरा फार्मूला सहायक संधि, निकम्मों को अर्ध गुलाम बना लिया गया, सेमी स्लेव्स। मराठा अभी भी बचे हुए थे। मराठा अभी भी बचे हुए थे। द्वितीय आंग्ल मराठा वॉर हो चुका था वेलेस्ली के टाइम पे, 1803 से 1805। मराठा की रीढ़ तोड़ दी गई थी, पर मराठा बचे हुए थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग आया 1818 से 1825। लॉर्ड हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग। उसने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लड़ा पिंडारी के मुद्दे पे। पिंडारी मुद्दे पर मराठों को हराया, मराठा संघ को खत्म कर दिया, राजपूतों को अपने कब्जे में ले लिया। राजपूत
एकमात्र शक्ति थे जो अंग्रेजों से नहीं लड़े और सरेंडर कर गए। यह भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। सुन लीजिए क्यों नहीं लड़े। शांति, मुगलों ने शांति दे दी, शांति। संघर्ष भूल गए। तलवार इसलिए थोड़ी रखना है कि लड़ाई करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, क्या पता कब अवसर आ जाए। और लॉर्ड हेस्टिंग तक पहुंचते पहुंचते 3/4 भारत पर कब्जा। अब C = C, कॉन्क्वेस्ट = कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेट करने का समय था। कुछ लोग सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, हजम करते ही नहीं। C = C, मराठों वाला काम मत करो, सिर्फ कब्जा किए जा रहे हो, कंसोलिडेट कर ही नहीं रहे हो। C = C, बड़ा प्यारा सूत्र है। कॉन्क्वेस्ट = कंसोलिडेशन। कब्जा करो और कंसोलिडेट करो। तो लॉर्ड हेस्टिंग तक 3/4 भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा। अब कंसोलिडेट करने का समय था। इसको भेजा विलियम बेंटिक। इस आदमी ने जो जो काम किए भारत में, विलियम बेंटिक। बीजेपी गवर्नमेंट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया। बड़ा दुख हुआ मुसलमानों को। वो बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं किया, वो आप दिखाया जा रहा आपको भाजपा ने किया, भाजपा ने, वो भारत सरकार ने किया। अच्छा काम कोई भी करे, अप्रिशिएट करिए। हर चीज को दुश्मनी के भाव से मत देखिए। ये आया, अब इसको कंसोलिडेट करना था। अब इसको भारत के लोगों का दिल जीतना था, खासकर वो वर्ग जो इनकी उपलब्धियों से बड़ा प्रभावित था। कौन सा वर्ग? एजुकेटेड मिडिल क्लास, शिक्षित मध्यम वर्ग। इन्हीं की वजह से पैदा हुआ था एजुकेटेड मिडिल क्लास। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ये सब इन्हीं की वजह से जन्म हुआ था। अब ध्यान रखो दिमाग में, कंसोलिडेशन करना है, जन समर्थन हासिल करना है, राज्य को मजबूत बनाना है। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। फॉर्मूला तो दिमाग में ये सब बैठ गया होगा ना। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। इसकी प्रायोरिटी क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य को और मजबूत करना, कंसोलिडेट करना, जन समर्थन हासिल करना। इसने पहला काम किया सामाजिक सुधार। फीमेल इन्फेंटिसाइड। इस देश में बच्ची पैदा होना एक पाप माना जाता है। अब आज अफगानिस्तान के समाज में लड़का पैदा होना एक अच्छी बात है। अफगानिस्तान का समाज, इंडिया का समाज, अमेरिका का समाज, जहां लड़कियां बराबर की हैसियत पर खड़ी हैं। अब लड़का पैदा हो, लड़की पैदा हो, ये व्यक्ति के हाथ में थोड़ी है। और क्या क्या कहानियां हैं। बच्ची पैदा हुई, उसको भगोने में दूध डालकर उसको उसी के अंदर डाल देते थे। अंग्रेजों ने बड़ा एहसान किया भारत पर, इसको राष्ट्र बनाया, यहां के लोगों को राष्ट्रीयता क्या नहीं सिखाया। 200 साल जो अंग्रेजों का शासन है भारत पर, मैं उसको गुलामी नहीं मानता। मेरे बड़े सारे मित्र नाराज हो जाएंगे, मैं उसको गुलामी नहीं मानता, मैं उसको कोचिंग मानता हूं। अंग्रेजों ने 200 साल कोचिंग दी, फीस थोड़ा ज्यादा ली, फीस थोड़ा ज्यादा ली, ये तो मैं मानता हूं। बड़ा फीस ले लिया उन लोगों ने, फीस बहुत लिया, लेकिन कोचिंग दी, कोचिंग दी। इस देश के अपर कास्ट को पहली बार पेन हुआ। निम्न जाति होने का पेन। मेरे बड़े सारे ब्राह्मण और ठाकुर क्षत्रिय मित्र नाराज हो जाएंगे इस बात पर, लेकिन मैं इस बात को आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि इस देश के उच्च वर्ग को पहली बार दर्द हुआ, पहली बार नीच होने का एहसास हुआ। मध्यकाल के संत,
हाथ जोड़ के कह रहे थे भैया जाति पात छोड़ दो, सुना ही नहीं। कबीर ने कहा नहीं जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, सुना ही नहीं। अंग्रेज आए, बहुत मारा उन्होंने, ब्राह्मणों को मारा, क्षत्रियों को मारा, पठानों को मारा, सबको मारा। लिख दिया बड़ा बड़ा बोर्ड लगाकर इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ओझा जी धोती खींच के घुसे, पकड़ लिए ओझा जी को, क्या भाई बोले दिस इज फॉर अपर कास्ट, उच्च वर्ग के लोगों के लिए। ओझा जी ने कहा अमर कास्ट, बोले कट बाहर भाग। यहां वो तिवारी कौन है? क्लाइव, पांडे वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस शुक्ला, डलहौजी ओझा। देखो बहुत मार मारेंगे, उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ाते लोगों को। कहते तो ब्राह्मण्स आर बॉर्न फ्रॉम द माउथ ऑफ ब्रह्मा, ब्राह्मण मुंह से पैदा हुए हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बदल दोगे तुम। अब इनको पता नहीं था कि ये किस लिए कहा जाता है। इस तरह से देखोगे तो गलत लगेगा, इसका एक तात्विक पक्ष है, तात्विक। वो पता नहीं था, समझा नहीं पाए और मारा। ठाकुरों को, क्षत्रियों को पकड़ लिया कि दिन भर बैठ के इसी से क्या करते रहते हो। मुसलमानों लगा सैयद है, बोला सबको मारा। बहुत बुरा लगेगा मेरे बहुत सारे अपर कास्ट के मित्रों को, लेकिन मैं अंग्रेजों को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस देश के उच्च वर्ग को पहली बार दर्द हुआ, पहली बार एहसास हुआ कि निम्न जाति की फीलिंग क्या होती है, निम्न जाति के होने का मतलब क्या होता है। ये फीमेल इंफेंटिसाइड खत्म किया, सती सिस्टम। सती भारत की बहुत बड़ी परंपरा है, सती सिस्टम नहीं, गुप्त काल से शुरू हुई 510, सामंतवाद की देन है। सती तो एक बहुत बड़ी विधा है। सती सिस्टम उत्तर भारत में सबसे ज्यादा थी। छोटी छोटी बच्ची, 8 साल की बच्ची की शादी कर दी, वो 9 साल में विधवा हो गई, उसको ले गए जला दिए। अंधविश्वास किसी भी धर्म में पैदा हो सकता है, लेकिन मैं हर व्यक्ति को, मुसलमानों की एक सबसे बड़ी कमी क्या है, वो अपने धर्म के अंधविश्वासों पे नहीं बोलते, चुप हो जाते, दूसरों को देखते हैं तुम्हारे यहां जातिवाद है। मैं मुसलमानों की कमियों पर नहीं बोल सकता, मैं अपनी कमी पे बोल सकता हूं। वो बोलेंगे मुसलमान अपनी कमी पे, नहीं बोलेंगे तो भुगतेंगे, नहीं बोलेंगे तो भुगतेंगे। तो इसने समाज सुधार किया। 1829 में सती सिस्टम का अंत, एजुकेटेड मिडिल क्लास बहुत खुश हुआ। इसके काल में मैकालियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम, एजुकेटेड मिडिल क्लास बहुत खुश हुआ। इसके काल में प्रेस, लिबर्टी टू प्रेस, प्रेस को आजादी, भारत का इंटेलेक्चुअल बहुत खुश हुआ। इसके काल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, इसके काल में नो कन्फ्रंटेशन की नीति, कोई युद्ध नहीं, किसी राज्य पर कोई कब्जा नहीं किया जाएगा। अब क्या करोगे कब्जा करके, सब तो तुम्हारे अर्ध गुलाम है। सबको खुश किया इसने। इसने भारत के एजुकेटेड मिडिल क्लास को खुश किया समाज सुधार करके, एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में शुरुआत करके। इसने भारत के इंटेलेक्चुअल क्लास को खुश किया, प्रेस को लिबरेट करके। इसने भारत के राजा महाराजाओं को खुश किया जब इसने कहा कि कोई कॉन्क्वेस्ट की नीति का अंत, कोई युद्ध नहीं, कोई कब्जा नहीं। इसने भारतीय मेडिकल, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। अरे इसकी तो वाहवाही लगी, तालियां बजने। मॉडर्न एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम, मैकालियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मैकाले, बड़ी अच्छी चीज लाया भारत। लेकिन इस अच्छी चीज को लाने के चक्कर में उसने यहां की एक चीज को खत्म कर दिया। हमने एजुकेशन को कभी परसेंटेज नहीं माना था, हमने एजुकेशन को कभी एम्प्लॉयमेंट से नहीं जोड़ा था। इसके वजह से
ये लाया ही था एजुकेशन इसीलिए। इसके पिताजी ने पूछा, एक्चुअली जब ये मॉडर्न एजुकेशन इंग्लिश मीडियम लॉन्च करना चाहा तो अंग्रेजों के एक गुट ने इसका विरोध किया। कहा नहीं, अंग्रेजों के एक गुट ने इसका विरोध किया कि अरे यार ये भारतीय बहुत तेज है, ये सब कुछ हमसे सीख के हम ही को खत्म कर देंगे। अरे इसने कहा नहीं यार। इसके पिताजी ने कहा यार जब लोग तुम्हारा विरोध कर रहे हैं क्यों कर रहे हो उसको? इसने कहा दो वजह है। पहली वजह, जब ये भारत के लोग हमारी उपलब्धि पढ़ेंगे तो इन कलर एंड ब्लड दे विल बी इंडियंस बट इन थॉट प्रोसेस दे विल बी इंग्लिश। विचार से ही अंग्रेज हो जाएंगे और हमारी सत्ता यहां मजबूत हो जाएगी। और दूसरा इसने कहा कि अफसर तो हम इंग्लैंड से ले आएंगे, बाबू और चपरासी, तो बाबू और चपरासी हमें यहीं से निकालना है। और यहीं से भारतीय शिक्षा नीति के एक नए युग की शुरुआत हुई। अब शिक्षा का उद्देश्य बन गया परसेंटेज, अब शिक्षा का उद्देश्य बन गया सरकारी नौकरी। लेकिन जो इसने गलती तो की, इसी नीति की वजह से भारत में एक एजुकेटेड मिडिल क्लास को बढ़ावा मिला और वही एजुकेटेड मिडिल क्लास बाद में स्वतंत्रता संघर्ष के झंडे को लेकर आगे बढ़ा। जो गलती मैकाले ने की वो अमेरिका ने नहीं की। पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ये सब अमेरिका के दोस्त। अमेरिका ने यहां मॉडर्न एजुकेशन नहीं लॉन्च कराया। पीआईटी नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी है इंडिया में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। किसका ऑफशूट है? एमआईटी का, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। अमेरिका ने गलती नहीं की। यही होता है इतिहास से सीखना। पाकिस्तानियों ने कहा हम अपनी शिक्षा हम अपना पढ़ाएंगे भैया, मदरसा खोलेंगे। बिल्कुल खोलो, खूब मदरसा खोलो और खोलो। मदरसा बहुत प्यारी चीज है, खोलो। इतिहास को गुरु बना लो। हर व्यक्ति को इतिहास पढ़ना चाहिए। देखो कैसे अंग्रेजों ने अपनी नीति बदल दी। तब मसीहा बन गया विलियम बेंटिक। अब कंसोलिडेट करना है। कब्जा हो चुका है, जितना कब्जा कर चुके हो उसको कंसोलिडेट कर लो। ये कोई मसीहा नहीं आया था कि भारतीयों को बचाने आया था ना, ये अपनी आवश्यकता को पूरा करने आया था। इसको अपने उद्देश्य पता थे, इसको अपनी प्रायोरिटीज पता थी। भारतीय इसको जब पढ़ते हैं तो बड़ा खुश होते हैं कि बहुत बढ़िया आदमी था और बड़ा भारतीयों के लिए सोच रहा था। ये सोच तब भी अपनी सरकार के लिए रहा था, पर इसने हिंदुस्तान के निर्माण में बड़ा योगदान दिया। आधुनिक शिक्षा भारत के जन्म में उसकी एक अहम भूमिका रही। उसने एक ऐसा तबका पैदा किया, एजुकेटेड मिडिल क्लास, जिसने इस भारत के जन्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।